कोड को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शनिवार और रविवार को इस वीकेंड एडिशन में हम आपको इस हफ्ते की चुनिंदा खबरें और उनका बेहतरीन विश्लेषण दिखाते हैं। आज हम सबसे पहले आपको बेंगलुरु के एक रोड रेज की घटना के बारे में बताएंगे, जिसमें अपनी पत्नी के साथ गाड़ी चला रहे एक व्यक्ति ने एक डिलीवरी बॉय की टक्कर मारकर हत्या कर दी। इस डिलीवरी बॉय की स्कूटी इस पति पत्नी की गाड़ी के साथ सड़क पर जरा सी छू गई थी और इसी से नाराज होकर इन्होंने पहले उसकी स्कूटी का पीछा किया और फिर जानबूझकर टक्कर मारकर उसे सड़क पर गिरा दिया। आज विश्लेषण यह होगा कि भारत के लोग सड़कों पर इतने गुस्से में क्यों रहते हैं, और दूसरी तरफ डिलीवरी बॉयज के उस दबाव के बारे में भी बात करेंगे जिसमें उनकी कंपनियां चाहती हैं कि वो जल्दी से जल्दी बिजली की गति से अपना सामान डिलीवर करें, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। इसके बाद आपको वो खबर दिखाएंगे जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इसी हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच साउथ कोरिया के बुसान शहर में एक मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान इन दोनों नेताओं के बीच ठंडी केमिस्ट्री की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग से पहले बहुत उत्साहित नजर आ रहे थे, लेकिन शी जिनपिंग का रवैया बहुत ही ठंडा था। डोनाल्ड ट्रंप के साथ शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब दुनिया के किसी इतने बड़े नेता ने उनके साथ ऐसा ठंडा व्यवहार किया है। और आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भी इंसान की चमचागिरी करने लगा है। आपको असल जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो आपकी चमचागिरी करते हैं और आपको वही बात बताते हैं जो आपको पसंद है, लेकिन अब एआई भी मक्खनबाजी की इस कला को सीखने लगा है। एक सर्वे में यह पता चला है कि एआई ये समझ जाता है कि किसी भी सवाल के जवाब में आप क्या सुनना चाहते हैं और फिर वो आपसे वही कहता है जो आपको पसंद है। आपको बेंगलुरु की एक रोड रेज की घटना के बारे में आज बताएंगे, जिसमें अपनी पत्नी के साथ गाड़ी चला रहे एक व्यक्ति ने एक डिलीवरी बॉय की टक्कर मारकर हत्या कर दी। और इस 24 साल के डिलीवरी बॉय का नाम है दर्शन। 25 अक्टूबर को रात करीब 9 बजे इस डिलीवरी बॉय की स्कूटी से मनोज कुमार नाम के एक व्यक्ति की कार को थोड़ी सी टक्कर लग गई, जिससे कार के साइड मिरर को कुछ नुकसान पहुंचा। इसके बाद डिलीवरी बॉय की मनोज और उसकी पत्नी से बहस हुई और इस डिलीवरी बॉय ने इन दोनों से माफी भी मांग ली और फिर वो वहां से चला गया, क्योंकि उसे तुरंत सामान की डिलीवरी करनी थी, वो बहुत जल्दी में था। लेकिन स्कूटी की इस टक्कर से ये पति पत्नी बेहद नाराज हो गए। उन्होंने अपनी कार से इस डिलीवरी बॉय का पीछा किया और स्कूटी को तेज रफ्तार से टक्कर मारकर वहां से भाग गए। इस डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटी पर उसका एक और दोस्त वरुण भी बैठा हुआ था और तब वहां आसपास के लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में इस डिलीवरी बॉय दर्शन की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने हिट एंड रन का केस दर्ज किया और जांच में सीसीटीवी फुटेज को जब देखा गया तो पता चला कि जानबूझकर इस स्कूटी को टक्कर मारी गई थी और फिर पुलिस ने इस पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से दो बातें पता चलती हैं। पहला, हमारे देश में रोड रेज की घटनाएं कितनी बढ़ती जा रही हैं, और दूसरा कि ई कॉमर्स कंपनियों जो हैं वो जल्दी सामान पहुंचाने का दबाव अपने डिलीवरी बॉयज पर कितना ज्यादा डालती है। एक और खास बात यह है कि ये जो आरोपी है ये कोई अपराधी नहीं है, ये कोई गुंडा नहीं है। 32 साल के मनोज लोगों को मार्शल आर्ट सिखाते थे और उनकी जो पत्नी है वो एक हाउसवाइफ है। ये कोई अपराधी प्रवृत्ति के लोग नहीं है, लेकिन उन्हें अचानक से इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपनी कार से टक्कर मारकर एक डिलीवरी बॉय की हत्या कर दी। आज हमारे देश का शिक्षित पढ़ा लिखा मिडिल क्लास कई बार इतना खतरनाक बन रहा है। ये वो लोग हैं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन अचानक आए गुस्से की वजह से ये एक ऐसा अपराध कर बैठते हैं जैसा अपराध सिर्फ बड़े अपराधी ही करते हैं। जब कोई सड़क पर कार लेकर चलता है तो काम का दबाव, जीवन में बढ़ता तनाव और लंबा ट्रैफिक जैम
दफ्तर पर अपने दफ्तर दूसरे लोगों से पहले पहुंचने की जल्दी, ज्यादातर लोग पहले से ही लेट होते हैं। उसकी वजह से हमारे देश के लोगों को सड़कों पर गुस्सा आता है। अगर आप आज सड़कों पर जाएं तो आपको लगेगा कि सारे लोग सड़कों पर जो मौजूद हैं सभी गुस्से में हैं। ऐसे में जब देश के लोग टूटी हुई सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं, कई कई घंटे ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं, तो उनका गुस्सा कई गुना बढ़ जाता है। और आजकल जीवन के जो तनाव हैं वो तो हैं ही। बेंगलुरु की खराब सड़कें और वहां का ट्रैफिक पूरे देश में बदनाम है। बेंगलुरु में सुबह के समय के पीक आवर्स में कार की स्पीड सिर्फ 15 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती है, औसत स्पीड। करीब 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में वहां पर औसतन 39 मिनट लगते हैं, ये औसत है। शाम को हालात और भी बिगड़ जाते हैं, लोग कई कई घंटों तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अपनी गाड़ियों को लेकर भी बड़े संवेदनशील होते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में तो खास तौर पर जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों को लेकर बड़े सेंसिटिव होते हैं कि गाड़ी किसी से टच ना हो जाए, गाड़ी पर कोई खरोंच ना हो जाए। ऐसे लोगों के लिए किसी व्यक्ति की जान से ज्यादा उनकी गाड़ी की कीमत होती है। आज हम ये बताना चाहते हैं कि देश में जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं रोड पर, हर गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। डिलीवरी बॉय की स्कूटर से टक्कर के बाद उस व्यक्ति के पास ये विकल्प था कि वो इंश्योरेंस के जरिए अपनी कार ठीक करवा सकता था या पुलिस में इसकी शिकायत कर सकता था। लेकिन मनोज नाम के इस व्यक्ति ने यह नहीं किया। वो आराम से अपनी कार का जो नुकसान हुआ था इंश्योरेंस कंपनी से ले सकता था। उन्होंने सोचा, उन्हें पहले गुस्सा आया और उन्होंने सोचा कि हम यहीं ऑन द स्पॉट इंसाफ कर देते हैं। और इस गुस्से की वजह से इस हत्या के आरोप में ये पति पत्नी दोनों गिरफ्तार हो गए। एक पहलू तो हमारे देश में यह है जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे देश का जो मिडिल क्लास है वो कैसे लगातार आजकल गुस्से में रहता है। दूसरा पहलू यह है कि आजकल भारत में इंस्टेंट डिलीवरी की एक रेस चल रही है। पिज्जा से लेकर खाना पीना, फल, सब्जियां या कोई भी सामान, ई कॉमर्स कंपनियां आपसे वादा करती हैं कि कुछ ही मिनटों में आपके घर पर पहुंच जाएगा। क्विक कॉमर्स की हर कंपनी कम समय में सामान घर पहुंचाने का विज्ञापन दे रही है और इसका सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है हमारे डिलीवरी बॉयज पर, जो लगातार ये कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके घर पहुंचकर वो सामान डिलीवर करें। और इसके लिए वो तेज गाड़ी चलाते हैं, उन्हें स्कूटी दी जाती है, तेज स्कूटी चलाते हैं। कई बार जल्दी पहुंचने के लिए उन्हें ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना भी पड़ता है। डिलीवरी बॉयज पर हर सामान को पहुंचाने की एक डेडलाइन होती है। सामान में देरी होने पर ग्राहक नाराज होता है और डिलीवरी बॉयज का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी खराब होता है। इसका नतीजा ये होता है कि डिलीवरी बॉयज अपनी जान जोखिम में डालकर तेज रफ्तार से स्कूटी चलाते हैं और अक्सर आपने देखा होगा उनके पास बैटरी वाले इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं। इस तरह की स्कूटी होती है जैसे वो तेजी से चलाते हुए आपको किसी भी शहर में मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी पहुंचना है। सामान को जल्दी पहुंचाने के लिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी करते हैं। वो लगातार अपने सामने अपने फोन पर मैप्स पर लोकेशन देखते रहते हैं। उन्होंने लोकेशन अपने फोन में फिट की होती है, फीड की होती है, जिसकी वजह से वो लगातार अपने फोन को भी देखते हैं। आम आदमी अगर गाड़ी चलाते हुए फोन देख ले तो उसका तुरंत चालान हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में ये रूल है, कानून है कि आप गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने देखा हो तो हमारे देश में डिलीवरी बॉयज जो हैं या फिर ओला और उबर इस तरह के जो ड्राइवर्स हैं, ये लगातार अपने फोन पर मैप्स खोलकर रखते हैं और लोकेशन को देखते रहते हैं, जिससे इनका ध्यान भटकता है। सवाल यह है कि क्या ट्रैफिक नियम जो हैं सिर्फ आम आदमी के लिए हैं, इन लोगों के लिए नहीं है। और आज हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी जान की भी उतनी ही कीमत है। हम ये नहीं कह रहे कि इन्हें दोष देना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि इन्हें सुरक्षित रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। बहुत सारे डिलीवरी बॉयज ऐसे होते हैं जो ट्रेन्ड ड्राइवर्स नहीं होते, वो ठीक से गाड़ी चलाना नहीं जानते, स्कूटी चलाना नहीं जानते। और आजकल क्विक कॉमर्स कंपनियां जो हैं वो बैटरी वाली स्कूटीज का इस्तेमाल उन्होंने बहुत बढ़ा दिया है और कई बैटरी वाली स्कूटीज में हेलमेट पहनना भी जरूरी नहीं होता और इसी कारण से कई बार ये दुर्घटना का शिकार होते हैं। हम सब इंस्टेंट डिलीवरी चाहते हैं, लेकिन स्पीड में हमने धैर्य, सहनशीलता और इंसानियत को खो दिया है। बेंगलुरु में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक विस्फोट था। हमारे शहरों की सड़कों पर अब सिर्फ गाड़ियां नहीं, तनाव और गुस्सा भी दौड़ रहा है। इसलिए हमारा आपको सुझाव है
कि अब डिलीवरी बॉयज़ के लिए एक अलग लेन बनाई जाए, उन्हें बाकायदा ड्राइविंग की ट्रेनिंग पहले दी जाए, उन्हें ट्रैफिक के नियमों के बारे में पहले से बताया जाए। ट्रैफिक सेफ्टी अवेयरनेस को हमें एक राष्ट्रीय अभियान बनाना चाहिए और सबसे ज़रूरी हम अपने अंदर की जल्दबाजी को भी कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि अगर समाज में इंस्टेंट डिलीवरी की ये रेस चलती रहेगी तो सड़कों पर इस तरह के इंस्टेंट अपराध को रोकना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज की ये जो खबर है ये भारत के युवाओं के लिए है और हर उस व्यक्ति के लिए है जो कमज़ोर हो रहा है अपनी नाकामी की वजह से, जो दबाव में जी रहा है, जिसे ये डर है कि शायद वो ज़िंदगी में हारने वाला है। इसलिए ये आज की सबसे प्रेरणादायक खबर है हमारे देश के तमाम युवाओं को, और ऐसे लोगों को ये खबर आज सुननी चाहिए, देखनी चाहिए जो नाकामियों की वजह से टूटने लगे हैं। तो पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपने करियर में पहली बार 38.5 साल की उम्र में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। आईसीसी ने अपनी नई रैंकिंग्स जारी की हैं, जिनमें रोहित शर्मा 781 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पूरी दुनिया में पहले नंबर पर हैं। इससे पहले टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 1 पर थे और आईसीसी की नई रैंकिंग में अब वो नंबर 3 पर चले गए हैं। 38 साल और 6 महीने के रोहित शर्मा वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाले पूरी दुनिया के सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। 38.5 साल की उम्र में अब वो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सचिन ने 38 वर्ष और लगभग 2 महीने की उम्र में यह रिकॉर्ड बनाया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 38.5 वर्ष के रोहित शर्मा अपने पूरे करियर में पहली बार वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 1 की रैंकिंग पर आए हैं। यानी जिस उम्र में उनकी लगातार ट्रोलिंग की जा रही थी, लगातार उन्हें ये इशारे दिए जा रहे थे कि अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए, अब भारत की टीम में उनके लिए कोई जगह नहीं बची, उस समय रोहित शर्मा ने जबरदस्त वापसी की है। ये जो वापसी की कहानियां होती हैं ये बड़ी प्रेरणादायक होती हैं, इसलिए मैं आपसे हमेशा कहूंगा कि वापसी की कहानियों को देखिए, कैसे लोगों ने जबरदस्त वापसी की है, ऐसी कहानियों को पढ़िए, आपको भी प्रेरणा मिलेगी। रोहित शर्मा वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने आलोचना का जवाब अपने बल्ले से दिया। जब लोग उनसे कह रहे थे कि अब बस करो और रिटायर हो जाओ, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपना बल्ला लेकर मैदान पर उतरे और दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिर्फ चौकों छक्कों के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि वो संकल्प और संयम की भी एक नई मिसाल है। इसलिए अगर आपको कुछ सीखना है तो संकल्प सीखिए, संयम सीखिए, चुपचाप अगले मैच की तैयारी, अगले युद्ध की तैयारी कैसे की जाती है वो देखिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ने 202 रन बनाए और तीसरे वनडे मैच में तो उन्होंने शानदार 121 रन बनाए थे। इस वनडे सीरीज में 38.5 साल के रोहित शर्मा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये रोहित शर्मा का एक नया अवतार, यानी एक अपडेटेड वर्जन है। इस सीरीज में करीब 7 महीनों के बाद रोहित शर्मा ने वापसी की है। तो ये भी देखिए, रोहित शर्मा ने एक ब्रेक लिया, लगभग 7 महीने का ब्रेक, और उस ब्रेक में वो बिल्कुल चुप रहे। उस ब्रेक में उन्होंने अपने संकल्प को मजबूत किया और शरीर के वजन को कम किया। इससे पहले आखिरी वनडे सीरीज फरवरी में इंग्लैंड के साथ हुई थी और पिछले 7 महीनों में कोई वनडे सीरीज हुई ही नहीं है। और इस ब्रेक में रोहित शर्मा ने खुद पर बहुत मेहनत की, अपनी फिटनेस पर बहुत मेहनत की और अपना 11 किलोग्राम वजन उन्होंने कम किया, लेकिन अपने इरादे बहुत भारी भरकम कर लिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में रोहित शर्मा की रनिंग बिटवीन द विकेट, यानी रन लेने की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि वो टीम इंडिया के सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक विराट कोहली की बराबरी कर रहे थे। आप कह सकते हैं कि रोहित शर्मा अपनी उम्र के इस पड़ाव में भी शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो उनमें अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। सोचिए, T20 क्रिकेट में आईसीसी की रैंकिंग में भारत के 25 साल के अभिषेक शर्मा नंबर 1 पर हैं और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 38.5 साल के रोहित शर्मा नंबर 1 पर हैं। रोहित शर्मा ने दिखा दिया है कि उम्र टैलेंट का पैमाना नहीं होती। दबाव के बावजूद उन्होंने दिखा दिया कि अगर जज्बा जिंदा है तो करियर में बुरा दौर देखने के बाद भी आप फिर से उठ सकते हैं, फिर से वापस आ सकते हैं। वो साबित कर चुके हैं कि फॉर्म
टेम्परेरी होती है, लेकिन क्लास हमेशा रहती है। ये सिर्फ क्रिकेट की जीत नहीं है, ये जिंदगी की जीत है, ये परिश्रम की जीत है, ये मजबूत इरादों की जीत है। इसलिए अब समय है कि उन्हें ट्रोल करने का नहीं, उनकी कामयाबी को सल्यूट करने का, क्योंकि इस वक्त वो क्रिकेट की दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर हैं, जहां से उन्हें ना तो कोई हिला सकता है और ना ही कोई चुनौती दे सकता है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। रोहित शर्मा को देखिए ध्यान से। पिछले 7 महीनों में रोहित शर्मा ने क्या किया है उसे देखिए। अगर आप जिंदगी में हार मानने लगे हैं, आपके साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है जिंदगी में, चाहे आप खिलाड़ी हैं या कुछ और करते हैं, तो रोहित शर्मा की इस कहानी को ध्यान से देखिए, इस कहानी को पढ़िए, ये आपको बहुत प्रेरणा देगी। अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिनकी आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, और ये तस्वीर है अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की। दुनिया ने इन दोनों को एक फ्रेम में एक साथ लगभग 6 वर्षों के बाद इस प्रकार से देखा है। लंबा इंतजार किया है कि ये दोनों नेता एक साथ कभी इस तरह नजर आएं। ये दोनों वैश्विक राजनीति की वो धुरी हैं जो एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं और बहुत कम एक साथ दिखाई देती हैं। इन तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत उत्साह में है। वो बहुत गर्मजोशी के साथ शी जिनपिंग से हाथ मिला रहे हैं, बीच बीच में शी जिनपिंग की तारीफ भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दोनों की बहुत ही अच्छी मीटिंग होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप शी जिनपिंग को ध्यान से देखें तो उनका चेहरा भावहीन है। उनके चेहरे पर न तो कोई मुस्कुराहट है, न गर्मजोशी है और न ही कोई तनाव है। ये एक ऐसा चेहरा है जो अपने आप में एक रहस्य है जिसे पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। अब आपको बताते हैं कि इस मीटिंग में क्या हुआ, जिस मीटिंग का 6 साल से इंतजार हो रहा था, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई थीं। उस मीटिंग के बाद ना तो दोनों नेताओं ने कोई संयुक्त बयान दिया, ना ही कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों नेता मिले जरूर, लेकिन शायद किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। और जब बताने के लिए कुछ है ही नहीं तो संयुक्त बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी। लगभग 100 मिनट तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई, और इस बैठक के बाद जब ये दोनों नेता बाहर आ रहे थे तब भी उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई उत्साह नहीं था। शी जिनपिंग पहले जैसे ही इमोशनलेस दिख रहे थे और ट्रंप का उत्साह भी तब तक ठंडा पड़ चुका था। ट्रंप के साथ शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा जब कोई दूसरे देश का नेता उन्हें उनकी गाड़ी तक छोड़ने नहीं गया। इस बैठक के बाद दोनों नेता बाहर निकले और शी जिनपिंग सीधे अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। ट्रंप ने उन्हें गाड़ी तक छोड़ा और फिर वो अकेले ही अपनी गाड़ी तक वापस गए। ये तस्वीर आप देखिए, फिर मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं। ट्रंप के साथ इस तरह का व्यवहार शायद पहली बार हुआ है जब किसी देश के राष्ट्रपति ने ट्रंप के साथ मीटिंग तो की, लेकिन वो ट्रंप के प्रभाव में बहे नहीं, और शी जिनपिंग ने ट्रंप को अपने से ज्यादा नहीं बल्कि बराबरी का दर्जा दिया। इस मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के मीडिया को बताया कि ये मीटिंग बहुत अच्छी रही और वो इस मीटिंग को 10 में से 12 नंबर देंगे। Overall, I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12. Overall, I guess on the scale of from 0 to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12. सबसे हैरानी की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के सामने बैठकर रशिया से तेल खरीदने का मुद्दा उठाया ही नहीं। उन्होंने शी जिनपिंग से रशियन ऑयल के बारे में कोई बात ही नहीं की, जबकि अमेरिका भारत पर रशिया से तेल खरीदने की वजह से 50% टैरिफ लगा चुका है। चीन रशिया के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और बात यहीं तक नहीं रुकती। चीन रशिया को हथियारों की टेक्नोलॉजी भी देता है और चीन का यही पैसा और टेक्नोलॉजी
रशिया यूक्रेन के युद्ध में इस्तेमाल भी कर रहा है। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने इनमें से कोई भी मुद्दा शी जिनपिंग के सामने नहीं उठाया, जबकि भारत के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि रशिया भारत के पैसे से यूक्रेन का युद्ध लड़ रहा है। यानी उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि असल में भारत रशिया की मदद कर रहा है ये युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन आज की जो बैठक हुई इसमें चीन सामने बैठा था और डोनाल्ड ट्रंप ने यह मुद्दा शी जिनपिंग के सामने उठाया ही नहीं। एक बार ये तस्वीरें आप फिर से देख लीजिए। And we're going to have a very successful meeting, I have no doubt. 我肯定我们今天会有非常成功的会议。 But he's a very tough negotiator. That's not good. 但是他是很强硬的谈判者哦，这不好。 We know each other well. 我们相互之间非常了解。 Mr. President, do you plan to sign a trade deal today? Could be. Will you discuss Taiwan, sir? Which way? Right, one second, thank you. Thank you very much, everybody. Please. तो इन तस्वीरों से आपको समझ में आ गया होगा डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत उत्साह में है, लगातार शी जिनपिंग की तारीफ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़े टफ नेगोशिएटर हैं। लेकिन शी जिनपिंग का जो चेहरा है बिल्कुल इमोशनलेस चेहरा है, उसके कोई भाव हैं ही नहीं। और इस मीटिंग से ऐसा लगा जैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि वो जमाना चला गया जब अमेरिका अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर मानता था। अब चीन का कद भी अमेरिका के बराबर हो चुका है और शी जिनपिंग अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ बराबरी का अधिकार और बराबरी का सम्मान चाहते हैं। विश्लेषण की शुरुआत एक ही शहर के दो नामों से करते हैं। एक नाम है फैजाबाद और दूसरा नाम है अयोध्या। जब आप फैजाबाद सुनते हैं तो सबसे पहले ध्यान आता है कि एक ऐसा शहर होगा जिसे किसी मुस्लिम शासक ने बसाया होगा। लेकिन जब आप अयोध्या का नाम सुनते हैं तो तुरंत याद आता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। यानी एक ही इलाके के दो अलग अलग नामों से जुड़ी दो अलग अलग भावनाएं हैं। आपको फैजाबाद में कभी श्री राम की भावना नहीं आ सकती। दरअसल नाम किसी जगह की सिर्फ जानकारी नहीं देते, बल्कि वो उस जगह की पहचान, उसकी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक होते हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश के एक और गांव के बारे में बताते हैं जिसका नाम अब बदला जा रहा है और इस गांव का नाम है मुस्तफाबाद, जिसे अब बदलकर कबीर धाम कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह नाम बदलने की घोषणा की है और मुस्तफाबाद उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले का एक गांव है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इस गांव की आबादी लगभग 500 के आसपास थी। बड़ा छोटा सा गांव है और यहां रहने वाले सभी लोग हिंदू धर्म के लोग हैं। आजादी के बाद से इस गांव के लोगों ने न जाने कितनी सरकारों से न जाने कितनी बार इस गांव का नाम बदलने की अपील की। लोगों का कहना है कि पिछले कई दशकों से वो हिंदू होते हुए भी एक मुस्लिम नाम की पहचान के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। इस समय हमारे देश में ऐसे सैकड़ों गांव और शहर हैं जिनका नाम मुस्लिम हमलावरों ने बदल दिया था, अपने हिसाब से रख दिया था। जैसे ये जो गांव है इसमें रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं लेकिन नाम मुस्लिम है। नाम बदलने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नाम बदलकर पहचान खत्म करके अस्तित्व मिटाने की साजिश की गई थी। भारत का अस्तित्व मिटाने की, भारत की संस्कृति को मिटाने की यह साजिश थी जिसे अब ठीक किया जा रहा है। मैं जब यहां पर आया तो मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। आप सोचो, आपकी पहचान को समाप्त कर दिया जाए, आपके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। ये जो पहचान थी यह भी अस्तित्व के से जूझते हुए समाज के लिए उसी प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा था। और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्र में तो और भी यह महत्वपूर्ण पड़ता है। लखीमपुर खीरी केवल एक जनपद नहीं,
क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो प्रदेश के सबसे बड़े जनपदों में लखीमपुर खीरी की गिनती होती है। सीमावर्ती जनपद भी है, और तब भी इस प्रकार की शरारत करने से लोग बाज नहीं आए। यानी यहां पर भी नाम में भी सेकुलर, ये सेकुलर नहीं, ये पाखंड है, और इस पाखंड से मुक्ति आज के समय में आवश्यक है। आजादी से पहले हमारा देश करीब 800 वर्षों तक गुलाम रहा। हमारे देश पर दूसरे धर्म के लोगों ने शासन किया, और भारत की पहचान को मिटाने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्थानों के नाम बदल दिए, शहरों के नाम बदल दिए। जरा कुछ आंकड़ों पर गौर कीजिए। इस समय हमारे देश में 700 से ज्यादा शहरों और गांवों के नाम 6 मुगल शासकों के नाम पर है, और इसमें 177 नाम तो सिर्फ औरंगजेब पर है। महाराष्ट्र में करीब आज भी 80 ऐसे शहर और गांव हैं जिनका नाम मुगल या दूसरे मुस्लिम शासकों के नाम पर है। इनमें से सिर्फ औरंगजेब के नाम पर ही 32 शहर और गांव हैं, जबकि औरंगजेब एक क्रूर शासक था जिसने हजारों मंदिरों को तोड़ा, लाखों हिंदुओं की हत्या की, भारत पर हिंदुओं पर अत्याचार किए। लेकिन आज भी औरंगजेब हमारे देश के कई शहरों और गांवों की पहचान बना हुआ है। समझ नहीं आता क्यों आज हम औरंगजेब को क्यों याद करें, अपने देश में किसी शहर या गांव का नाम उसके ऊपर क्यों रखें। दिल्ली में वर्ष 2015 में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया था। तब इस गलती का एहसास हुआ था। लेकिन सोचिए, भारत की राजधानी में भी कुछ वर्षों पहले तक औरंगजेब रोड के नाम पर एक सड़क थी, और ये वो सड़क है जो दिल्ली के एक बहुत महत्वपूर्ण इलाके में है। ये वो इलाका है जो संसद भवन से बहुत करीब है, सुप्रीम कोर्ट से बहुत करीब है, जहां बड़े बड़े मंत्री रहते हैं, बड़े बड़े सांसद रहते हैं, बड़े बड़े जज रहते हैं। उस इलाके में ये रोड हुआ करती थी, औरंगजेब रोड। लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा कि आज़ाद भारत में, आज़ाद भारत की राजधानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में औरंगजेब के नाम पर सड़क का क्या मतलब है। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि औरंगजेब ने मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया था, और वृंदावन का नाम मोमिनाबाद कर दिया था। हालांकि ये नाम तब भी आम लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाए थे। मुगल शासन के बाद हमारे देश में 200 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन आया। तो पहले मुगलों ने अपने हिसाब से हमारे देश के गांव और शहरों के नाम बदल दिए। इसके बाद अंग्रेजों ने अपने हिसाब से भारत की कई जगहों के नाम अंग्रेजी में रखे, अपने बड़े बड़े नेताओं के नाम पर रख दिए, अपने अधिकारियों के नाम पर रख दिए, राजाओं के नाम पर रख दिए, रानियों के नाम पर रख दिए। अंग्रेजी में नाम रखे जो रखे गए, उसमें से कुछ उदाहरण देखिए। हिमाचल प्रदेश में डलहौजी का नाम गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के नाम पर रखा गया। तमिलनाडु में वेलिंगटन, राजस्थान में माउंट आबू, दिल्ली में कनॉट प्लेस, चेन्नई में जॉर्ज टाउन जैसे नाम आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे। जॉर्ज टाउन का नाम तो किंग जॉर्ज तृतीय के नाम पर रखा गया था। तो ये सारी बातें तो आज़ादी से पहले की हैं। पहले मुगलों ने अपने हिसाब से नाम रखे, जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने हमारे देश की पहचान को बदल दिया। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने अपने हिसाब से अंग्रेजी नाम रखने शुरू किए, अपने राजा रानी के नाम पर, अपने बड़े बड़े अधिकारियों के नाम पर हमारे देश के स्थानों के नाम रख दिए। दिल्ली में कनॉट प्लेस तो आपको याद ही होगा। इस तरह के बहुत सारी जगहें हैं। लेकिन जब हम आज़ाद हो गए, उसके बाद हमने क्या किया? क्या आज़ाद होने के बाद हमने कुछ किया? अब देखिए हमने क्या किया। जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो नाम हैं सार्वजनिक स्थानों के, शिक्षण संस्थाओं के, योजनाओं के, एयरपोर्ट्स के, अवार्ड्स के, स्टेडियम्स के, पार्क और सड़कों के, वो गांधी परिवार के नाम पर रखे गए। वर्ष 2013 तक 450 से ज़्यादा स्थानों पर नेहरू गांधी परिवार का नाम था। जैसा मैंने आपको बताया, चाहे वो सरकारी योजनाएं हो, एयरपोर्ट हो, पुरस्कारों के नाम हो, स्टेडियम्स के नाम हो, पार्क हो, हॉस्पिटल, सड़कें या दूसरे संस्थानों के नाम गांधी परिवार पर रखे गए। और ऐसा नहीं है कि सब भारत में होता है, और भारत में ये भी नहीं है कि ये भारत में जो नाम बदलने की बात हो रही है ये भारत में हो रही है। बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं कि इस पहचान को क्यों बदला जा रहा है अब। लेकिन हर देश ने अपने इतिहास में हुई गलतियों को सुधारा है। भारत के साथ साथ यूरोपीय देशों में भी
मुस्लिम शासकों ने कई शहरों के नाम उस जमाने में बदल दिए थे और फिर जब दोबारा से ये देश आजाद हुए तो उन्होंने उन नामों को बदला। उदाहरण के लिए जब स्पेन पर मुस्लिम शासन था तो उसने स्पेन का नाम बदलकर अल अंदलूस कर दिया था, लेकिन जब मुस्लिम शासन समाप्त हुआ तो इसका नाम बदलकर फिर से स्पेन कर दिया गया। इसी तरह से इटली के सिसिली प्रांत का नाम मुस्लिम शासन के दौरान सिकिलिया कर दिया गया था, लेकिन जब मुस्लिम शासन समाप्त हुआ तो वापस से इसका नाम सिसिली कर दिया गया। भारत में पहली बार दुनिया का सबसे सस्ता यात्री विमान बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने रशिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर 27 अक्टूबर को एक समझौता किया है। यह समझौता मॉस्को में हुआ और इसके बाद HAL एक पैसेंजर जेट प्लेन अपने ही देश में बनाएगा जिसका नाम होगा SJ-100 और इसे सुपर जेट भी कहते हैं। ये एक ऐतिहासिक खबर है आप सबके लिए, क्योंकि इस समय बोइंग और एयरबस जैसी बड़ी कंपनियां ही यात्री विमान बनाती हैं और अब इन कंपनियों को भारत और रशिया के इस मेड इन इंडिया यात्री विमान से एक कड़ी चुनौती मिलने वाली है। ये जो नया विमान बनेगा जिसका नाम है SJ-100, ये डबल इंजन का विमान है, यानी इसमें 2 इंजन होंगे जिसमें 108 यात्री बैठ सकते हैं और इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। यानी ये विमान भारत के श्रीनगर से श्रीलंका के कोलंबो तक नॉन स्टॉप बिना ईंधन भरे उड़ान भर सकता है और इसमें 108 लोग बैठ सकते हैं। वर्ष 2008 में इस विमान ने पहली बार उड़ान भरी थी और 2011 में रशिया ने पहली बार इसे अपनी एयरलाइंस में शामिल किया था। अब तक 200 से ज्यादा इस प्रकार के विमानों का निर्माण हो चुका है, जिन्हें पूरी दुनिया में 16 से ज्यादा एयरलाइंस इस समय इस्तेमाल कर रही हैं। घरेलू उड़ान में ये विमान एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। SJ-100 विमान की कीमत 317 करोड़ रुपए से लेकर 440 करोड़ रुपए तक है और भारत की एयरलाइंस में यात्री विमानों के 3 मॉडल्स इस समय सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये कौन से हैं? पहला है बोइंग कंपनी का 737 मैक्स जिसकी कीमत करीब 877 करोड़ रुपए है। दूसरा है एयरबस का A319 और इस विमान की कीमत करीब 788 करोड़ रुपए है। और तीसरा है एयरबस और लियोनार्डो का ATR एयरक्राफ्ट। ये छोटा एयरक्राफ्ट होता है और इसकी कीमत लगभग 167 करोड़ रुपए है। और ये जो ATR प्लेन होता है इसे छोटे शहर और जो छोटे डेस्टिनेशंस होते हैं, जो छोटी फ्लाइट होती हैं, वहाँ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस समय भारत में अगर आप देखें तो मूलतः जितनी भी एयरलाइंस भारत में हैं वो लगभग इस प्रकार के विमान को इस्तेमाल कर रही हैं। उनमें से कुछ विमान बोइंग के हैं, कुछ एयरबस के हैं। बोइंग अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है, एयरबस फ्रांस की कंपनी है और दूसरा ये लियोनार्डो ATR एयरक्राफ्ट है। हमारे देश में अगर आप विमानों में बैठे हैं तो लगभग इन्हीं 3 कंपनियों के विमानों में आप बैठे होंगे। पिछले 50 वर्षों में HAL ने रशिया के साथ मिलकर MiG-21 बनाया, MiG-27 और सुखोई का Su-30 MKI फाइटर जेट बनाया। ये सारे लड़ाकू विमान हैं, लेकिन अब लड़ाकू विमानों के साथ साथ हमारे देश में यात्री विमान भी बनेंगे और इसमें HAL का अनुभव बहुत काम आएगा। भारत ने पहले भी ऐसे यात्री विमान बनाने की एक बार कोशिश की थी। वर्ष 1961 में HAL ने एक ब्रिटिश कंपनी, इसका नाम है हॉकर सिडले, और हॉकर सिडले कंपनी से HAL ने लाइसेंस लिया और उसके बाद HS-748 एयरक्राफ्ट भारत में उन्होंने बनाना शुरू किया था। ये हॉकर सिडले कंपनी से लाइसेंस लेकर किया था। ये एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, लेकिन बाद में इसे यात्री विमान की तरह भी इस्तेमाल किया गया और वर्ष 1961 से 1988 तक कुल मिलाकर इस प्रकार के 89 एयरक्राफ्ट बनाए गए, जिसमें से 72 भारतीय वायुसेना और 17 विमान जो थे वो इंडियन एयरलाइंस को दिए गए। और अब करीब 37 वर्षों के बाद भारत में SJ-100 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। यानी पहले कोशिश करने के बाद भी हम जो विमान विकसित नहीं कर पाए वो सपना अब पूरा होने वाला है। ये सिर्फ एक विमान नहीं है बल्कि हमारे लिए एक क्रांति की तरह होगा, क्योंकि भारत में यात्री विमानों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है और हमेशा हमें इस बात का दुख रहा है कि हम कभी भी अपना एक यात्री विमान नहीं बना पाए। पिछले 2 वर्षों में अकेले एयर इंडिया ने 570 और इंडिगो ने 500 से ज्यादा विमान
ऑर्डर किए हैं। अगले 20 वर्षों में भारत और दक्षिण एशिया में 2800 से ज्यादा नए यात्री विमानों की आवश्यकता होगी और वर्ष 2033 तक भारत में यात्री विमानों का बाजार करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। इस समय दुनिया की 55% से ज्यादा उड़ानें जो हैं वो ऐसी लो कॉस्ट एयरलाइंस चला रही हैं जिन्हें सस्ते, हल्के और कम मेंटेनेंस वाले विमान चाहिए। यानी ये जो विमान है नया SJ100, इसकी मांग सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी होगी और ये एक ऐसा यात्री विमान होगा जो भारत के लोगों को भारत में मेड इन इंडिया विमान में उड़ने का मौका देगा। अब आपको रशिया की इस कंपनी जिसका नाम है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। यह कंपनी रशिया में विमान बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। वर्ष 2006 में रशिया की कई कंपनियों को मिलाकर UAC का निर्माण किया गया और तब से यह कंपनी यात्री विमान और फाइटर जेट्स दोनों को बनाती है। भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट इस कंपनी का सबसे सफल फाइटर जेट है। दुनिया भर में इस मॉडल के 1200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं और यात्री विमानों में SJ100 इस कंपनी का सबसे सफल विमान है। इसके साथ ही रशिया के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को भी UAC ही बनाती है और इस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का नाम है सुखोई 57 SU-57। इसके बारे में भी आपने बहुत सुना होगा और बहुत पढ़ा होगा। ये विमान भी यही कंपनी बनाती है और अब SU-57 को बनाने वाली कंपनी के साथ HAL का एक समझौता हो गया है और ये दोनों कंपनियां मिलकर अब भारत में पहली बार ये नया यात्री विमान बनाएंगी। तो हो सकता है आज से कुछ वर्षों के बाद आप भारत में ही निर्मित एक यात्री विमान में बैठकर अपनी मंजिल तक जाएंगे। अब हम आपको बताएंगे दुनिया की एक ऐसी टेक कंपनी के बारे में जिसने अपने तेज रफ्तार प्रदर्शन से एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और इस कंपनी का नाम है एनवीडिया। और अमेरिका की ये कंपनी दुनिया के 190 देशों की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी है। आज एनवीडिया का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन यानी 440 लाख करोड़ रुपए का है और दुनिया में पहली बार किसी कंपनी का मार्केट कैप इतना ज्यादा हुआ है। मार्केट कैप का मतलब होता है अगर आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी एनवीडिया को खरीदना चाहे तो बाजार में इस कंपनी की कीमत 440 लाख करोड़ रुपए होगी। और आज एनवीडिया अगर एक देश होता तो अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर होता और एनवीडिया से ऊपर केवल अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था होती। अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस समय 2602 लाख करोड़ रुपए की है और चीन की 1648 लाख करोड़ रुपए की है। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय लगभग 351 लाख करोड़ रुपए की है और एनवीडिया की जो वैल्यू है वो भारत की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। अब आप समझ सकते हैं कि एनवीडिया की कीमत इस समय भारत की अर्थव्यवस्था से ज्यादा हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि 440 लाख करोड़ रुपए आखिर कितना होता है, तो इसे आंकड़ों के जरिए जरा समझिए। हमारे देश में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 5838 कंपनियां लिस्टेड हैं और इन सारी कंपनियों को खरीदने के लिए 475 लाख करोड़ रुपए काफी होंगे, जबकि अकेली एनवीडिया की कीमत 440 लाख करोड़ रुपए है। यानी एक तरफ सिर्फ एक कंपनी है और दूसरी तरफ ये 5838 कंपनियां हैं। एक और आंकड़ा देखिए, अगर आप हर रोज 10 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो 440 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के लिए आपको करीब 12,000 साल लग जाएंगे। 10 करोड़ रुपए हर रोज आप 12,000 साल तक खर्च कर पाएंगे, तब जाकर इतना पैसा खर्च होगा। यानी इतना पैसा खर्च करने के लिए आपको न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। इन आंकड़ों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कंपनी आखिर ऐसा क्या करती है, क्या बनाती है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा महंगी वस्तु है टेक्नोलॉजी, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी। एआई को विकसित करने के लिए एक खास तरह के चिप की जरूरत होती है और दुनिया भर में करीब 90% इस प्रकार के चिप एनवीडिया बनाती है। इसके अलावा मोबाइल फोन्स, ड्रोन्स, ऑटोमेटिक व्हीकल्स और ऑनलाइन गेम्स जैसी चीजों के लिए भी एनवीडिया चिप्स बनाती है। लेकिन एनवीडिया की किस्मत दुनिया भर में एआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ बदली है। वर्ष 2022 में एनवीडिया के एक शेयर की कीमत सिर्फ $13 थी और आज इसकी कीमत $210 है।
यानी सिर्फ 3 वर्षों में इस कंपनी के एक शेयर की कीमत 16 गुना बढ़ गई। आज आप इस आंकड़े को देखकर समझ सकते हैं कि कैसे यह कंपनी पिछले 3 वर्षों में दुनिया की सबसे महंगी कंपनी बन चुकी है। वर्ष 2023 में एनवीडिया $1 ट्रिलियन की कंपनी थी और अगले ही साल 2024 में यह $3 ट्रिलियन की कंपनी बनी और अब 2025 में $5 ट्रिलियन की कंपनी बन गई। वर्ष 1993 में एनवीडिया की स्थापना जेनसन हुआंग नाम के एक व्यक्ति ने की थी। जेनसन हुआंग का जन्म ताइवान में हुआ था और बाद में वो अमेरिका के नागरिक बने। सोचिए कैसे एक व्यक्ति ने ताइवान से आकर अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी। 62 साल के जेनसन हुआंग का बचपन अमेरिका में गरीबी और संघर्ष में बीता। एनवीडिया के निर्माण से पहले जेनसन हुआंग ने रेस्टोरेंट्स में बर्तन धोए हैं और बाथरूम तक साफ किए हैं। 1993 में जेनसन को चिप बनाने का एक आइडिया आया। वो अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और उन्होंने एक पेपर नैपकिन पर लिखा, लेट्स बिल्ड चिप्स दैट कैन थिंक लाइक ह्यूमंस। इसका मतलब है हम ऐसे चिप्स का निर्माण करें जो इंसानों की तरह सोच सके। आज एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है और आज से 10 साल पहले तक ऑयल और गैस बेचने वाली कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हुआ करती थी। ऐसा माना जाता था कि जो कंपनियां कच्चे तेल का बिजनेस करती हैं वो ज्यादा मुनाफा कमाती हैं, लेकिन अब देखिए कैसे समय बदला। आज एआई का जमाना है और आप एक और आंकड़ा देखिए, ये दुनिया की 10 सबसे वैल्यूएबल कंपनियां हैं, सबसे कीमती कंपनियां, सबसे ज्यादा कीमत की कंपनियां। इस लिस्ट में ज्यादातर वो कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर्स बनाती हैं या जो टेक कंपनियां हैं, यानी जो टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं। देखिए एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट यानी गूगल, अमेजॉन, मेटा, ब्रॉडकॉम, टेस्ला, ये सारी या तो टेक कंपनियां हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। वो आज भी एआई में अरबों रुपए का निवेश कर रही हैं और इस लिस्ट में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल और गैस कंपनी सऊदी अरामको 8वें नंबर पर आती है और इस समय एनवीडिया अरामको से भी 3 गुना ज्यादा बड़ी कंपनी है। इन 10 कंपनियों की लिस्ट में 8 कंपनियां अमेरिका की हैं, 1 ताइवान की है और 1 सऊदी अरब की है। इस लिस्ट को देखकर ऐसा लगता है कि अगर किसी को एक बड़ी कंपनी बनानी हो या एक बड़ा बिजनेस शुरू करना हो तो उसे अमेरिका ही जाना चाहिए। दरअसल अमेरिका में पिछले कई दशकों में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया जिसमें किसी के लिए बिजनेस को शुरू करना और बाद में उस कंपनी को विस्तार देना बेहद आसान हो गया। अमेरिका में वो कंपनियां जो भविष्य की योजनाओं पर काम करती हैं या देश हित से जुड़ा सामान बनाती हैं, उन्हें सरकार कई तरह की मदद देती है। जैसे इन कंपनियों को टैक्स में छूट मिलती है, कम ब्याज पर लोन मिलता है, करोड़ों रुपए के ऑर्डर्स सरकार इन्हें खुद दे देती है। अमेरिका में सरकार कैसे मदद करती है उसके बारे में 2 उदाहरण देखिए। अमेरिका की सरकार ने चिप बनाने वाली कंपनी इंटेल में खुद 10% हिस्सा खरीद कर उनकी मदद की, यानी सरकार ने ही 10% हिस्सा खरीद लिया। अमेरिका की सरकार ने इलॉन मस्क की कंपनी को पिछले 20 वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद की है। सरकारें बदलती रहीं लेकिन इलॉन मस्क की कंपनी को दी जाने वाली आर्थिक मदद पर कोई राजनीति नहीं की गई। ना ही किसी ने अमेरिका की जनता को भड़काने की कोशिश की कि इलॉन मस्क को यह खास मदद दी जा रही है। इसी तरह से चीन की सरकार भी प्राइवेट कंपनियों को सब्सिडी देती है। आज चीन में जो कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती हैं उन्हें सरकार से सब्सिडी मिलती है, मदद मिलती है। चीन में ईवी बनाने वाली BYD कंपनी को चीन की सरकार ने 18,500 करोड़ रुपए की मदद की। लेकिन हमारे देश में हालात बिल्कुल उल्टे हैं। विपक्ष हमारा जो है, हमारे विपक्ष के नेता लगातार एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं जिससे बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है। हमारे देश की सरकार अगर किसी सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है, जैसे अभी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बड़ा निवेश कर रही है, और अगर इस क्षेत्र को में किसी कंपनी को हमारी सरकार कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दे तो विपक्ष हंगामा करता है। विपक्ष लोगों को भड़काने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए जानबूझकर बार बार देश की बड़ी कंपनियों को निशाना बनाता है। सवाल यह है कि अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो कोई भी प्राइवेट कंपनी आखिर बड़ी कैसे बनेगी? कैसे दुनिया के दूसरे देशों की कंपनियों से हम मुकाबला करेंगे? 2 उदाहरण और देखिए। वर्ष 2016 में हमारे देश में केवल 500 स्टार्टअप्स थे, लेकिन इस समय 1,59,000 स्टार्टअप हैं। 2014 में भारत में मोबाइल फोन बनाने के लिए सिर्फ 2 प्लांट्स थे। आज 300 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जहां मोबाइल फोन बन रहे हैं।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर भारत के दौरे पर आए थे और उनके विमान में 100 से ज्यादा वहां के बड़े बड़े बिजनेसमैन भारत आए थे, जिसमें रोल्स रॉयस, ब्रिटिश टेलीकॉम और ब्रिटिश एयरवेज जैसी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सीईओज थे, एग्जीक्यूटिव्स थे। ये सब अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ एक बिजनेस डेलीगेशन में आए थे। ब्रिटेन की प्राइवेट कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारी भारत से व्यापार करने के लिए अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ आए। लेकिन आज अमेरिका या ब्रिटेन में किसी बिजनेस डेलीगेशन में सरकार के साथ अगर हमारी सरकार अगर अपने प्लेन में अंबानी को ले जाए या अडानी को ले जाए या किसी और बिजनेसमैन को हमारे प्रधानमंत्री अगर अपने प्लेन में बैठाकर किसी दूसरे देश में ले जाएं, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। विपक्ष, हमारे ही देश के कुछ पत्रकार और बुद्धिजीवी तुरंत सरकार की आलोचना करने लगेंगे, सरकार को गरीबों का विरोधी बताने लगेंगे और कहने लगेंगे कि देखिए सरकार कुछ खास लोगों की मदद कर रही है। दरअसल आजादी के बाद हमारे देश में 3 दशकों तक नेहरू और समाजवादी विचारधारा के जरिए यह सोच बना दी गई कि अमीर होना गलत है। उस समय की फिल्मों में भी यह दिखाया जाता था कि कोई बड़ा व्यापारी, कोई बड़ा बिजनेसमैन या कोई बड़ा सेठ अगर है तो वो जरूर गलत काम करता है, वो जरूर भ्रष्ट होगा। ईमानदारी से तो पैसा कमाया ही नहीं जा सकता, ईमानदारी से बिजनेस नहीं किया जा सकता। इसलिए आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप के देश हों, वो अपने देश में बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को, बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रमोट करते हैं। उन्हें अपने साथ दूसरे देशों की यात्रा पर सरकारें लेकर जाती हैं कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको वहां से कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे, हम आपको वहां से काम दिलवाएंगे, ताकि उनकी देश की जो कंपनियां हैं वो बढ़ सकें, उनका विस्तार हो सके। लेकिन हमारे देश में आज भी इस पर बहुत राजनीति होती है। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको डिकोड का दूसरा हिस्सा दिखाएंगे। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। भारतीय परिवारों में झगड़े बढ़ रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इंसानों से चमचागिरी सीख रहा है। वर्ष 1970 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सफर। इस फिल्म में एक बड़ा मशहूर गाना था जिसके बोल हैं, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। हर व्यक्ति को ऐसे लोग ही पसंद हैं जो वही कहें जो उन्हें पसंद है। अगर आपने कह दिया कि ये दिन नहीं रात है, तो अगर कोई व्यक्ति यही कहे कि हाँ बिल्कुल दिन नहीं रात है, वो आपका दोस्त बन जाएगा, आपको वो पसंद आएगा। आज हर व्यक्ति को ऐसे ही लोगों की तलाश है जो उनकी बातों में हाँ मिलाएं। आम जीवन में आपने बहुत सारे चमचे देखे होंगे जो आपकी चमचागिरी करते हैं, जो आपके साथ यही करते हैं, आपको कभी सही बात नहीं बताएंगे। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI भी चमचागिरी में इंसानों को पीछे छोड़ रहा है। एक नई रिसर्च के मुताबिक अब AI इंसानों से भी करीब 50% ज्यादा चापलूस हो गया है और अब AI भी इंसानों की हाँ में हाँ मिलाने लगा है, भले ही बात सही हो या गलत। AI अब सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं रहा, बल्कि ये आर्टिफिशियल अप्रूवल मशीन बनता जा रहा है। अब तक आप यही मानते होंगे कि चापलूसी एक ऐसी कला है जिसका कॉपीराइट सिर्फ इंसानों के पास ही है। ऐसे बहुत सारे चापलूस लोग आपने देखे होंगे, लेकिन अब AI इंसानों को भी इस चापलूसी में पीछे छोड़ रहा है। AI को चापलूस बनाने का श्रेय भी असल में इंसानों को ही जाता है, क्योंकि एक रिसर्च में यह पता चला कि जैसे जैसे AI का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वो इंसानों से चापलूसी की कला भी तेजी से सीख रहा है। आप भी हर दिन AI का इस्तेमाल अलग अलग सवालों का जवाब जानने के लिए करते होंगे। आप उससे अपने दिल की बात करते होंगे, मुश्किल स्थिति में जब फंस जाते होंगे तो उससे पूछते होंगे कि इसका इलाज क्या है, और धीरे धीरे आपकी AI के साथ दोस्ती भी हो जाती है। ऐसे में अब आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे चमचे आपकी मनपसंद बातें करके आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं और सच्चाई से आपको दूर ले जाते हैं, ठीक वैसा ही बर्ताव अब AI भी करने लगा है। अमेरिका की एक बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और एक और यूनिवर्सिटी कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी। इन दोनों ने OpenAI, एंथ्रोपिक, गूगल और मेटा जैसे 11 AI मॉडल्स की तुलना इंसानी सलाहकारों से की,
जिसके मुताबिक अब एआई सच बोलने से ज्यादा लोगों को खुश करने में लगा है। एआई के इस नए व्यवहार को सोशल साइकोफेंसी यानी सामाजिक चापलूसी का नाम दिया गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि अब एआई ने इंसानों को मक्खन लगाना शुरू कर दिया है। इस रिसर्च में 11,500 से ज्यादा एआई की सलाहें और सवाल जवाबों का अध्ययन किया गया, जिसमें यह पता चला कि जब कोई इंसान रिश्ते या नैतिक दुविधा जैसे संवेदनशील सवाल एआई से पूछता है तो एआई सही और सच्ची सलाह देने के बजाय उन्हें ऐसी राय देना चाहता है, ऐसी राय देता है जो उस इंसान को पसंद आए। यानी जो जवाब इंसान सुनना चाहता है वही जवाब एआई देता है। इस स्टडी में सोशल मीडिया पर भी एआई के 2000 से ज्यादा पोस्ट्स का विश्लेषण किया गया, जिसके आधार पर यह कहा गया कि किसी भी विवाद की स्थिति में एआई ज्यादातर अपने यूजर को ही सही ठहराता है और माफी मांगने और रिश्ते सुधारने की संभावना पर बहुत कम जोर देता है। वो आपको यही सलाह देगा कि आपकी कोई गलती नहीं है और आपको माफी मांगने की आवश्यकता भी नहीं है। दूसरे वाले की गलती है, सामने वाले को माफी मांगना चाहिए। जो एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि एआई के ये बर्ताव एक खतरनाक ट्रेंड की शुरुआत है, क्योंकि अगर मशीनें चुपचाप आपकी चापलूसी में लग जाएंगी, आपकी हर बात पर सहमत होने लगेंगी, तो इसका सीधा असर आपके फैसलों पर होगा। इससे आपकी सही और गलत सोचने की क्षमता कमजोर पड़ने लगेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें हमेशा ऐसे व्यक्ति की ही तलाश रहती है जो हमारी बातों पर आसानी से सहमत हो जाए और हमसे कोई विवाद न करे। और ऐसा लगता है कि अब एआई ने इंसानों की इस कमजोरी को डिकोड कर लिया है। आज हम सभी एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब सच्चाई से ज्यादा लोकप्रियता बिकती है। लोगों को सच्चाई से ज्यादा अपनी तारीफ पसंद है और अब एआई वही कर रहा है। यह हम सभी के लिए एक चेतावनी है। सहमति से ज्यादा असहमति और आलोचना आपके फैसले को बेहतर बनाते हैं। और इस मुद्दे पर संत कबीरदास ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था, निंदा करने वालों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो बिना पानी और साबुन के ही आपके स्वभाव को निर्मल और स्वच्छ बनाते हैं और आपके भीतर की कमी को दूर करते हैं। इसलिए आप एआई से कोई भी सवाल पूछते समय ये कह सकते हैं कि वो आपको हर जवाब ईमानदारी के साथ दे, और अगर उसने कोई जवाब ऐसा भी दिया जो आपके खिलाफ जाता है तो आप उसका बुरा नहीं मानेंगे। तो एक तरफ एआई इंसानों से चापलूसी की कला सीख रहा है, तो दूसरी तरफ इंसान एआई से आत्महत्या करने की बातें कर रहे हैं। जिस चैट जीपीटी से आप सवालों के जवाब पूछते हैं, उसी चैट जीपीटी से हर हफ्ते दुनिया के 10 लाख लोग आत्महत्या के बारे में बात करते हैं, और इनमें करीब 5.5 लाख यूजर्स ऐसे हैं जिनकी मानसिक हालत बहुत गंभीर होती है। और यह भी संभव है कि ऐसे लोगों की जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक क्लिक या एक सवाल की दूरी होती है। यह रिपोर्ट खुद चैट जीपीटी का निर्माण करने वाली कंपनी ओपन एआई ने जारी की है। जरा कल्पना कीजिए, लोग कितने अकेले होते जा रहे हैं कि वो मरने के लिए भी अब एआई से बात करते हैं, एआई के पास जा रहे हैं। यानी लोगों के पास अब बात करने के लिए कोई और व्यक्ति नहीं बचा। इंसान के पास बात करने के लिए दूसरा इंसान नहीं है। लोगों के पास अपने दोस्त नहीं है, परिवार के लोग नहीं हैं, और वो आत्महत्या करने के बारे में भी अब एआई से पूछते हैं। ये खबर मशीनों पर नहीं बल्कि इंसानों के स्वभाव के बारे में है कि वो जीने की बात भी अब मशीन से करता है और मरने की बात भी मशीन से ही करता है। अब लोग किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, अपने दोस्त, भाई, माता पिता, किसी रिश्तेदार से बात नहीं करते, बल्कि एआई से अपना सबसे बड़ा दर्द शेयर कर रहे हैं। इसकी वजह स्पष्ट है। एआई ना तो आपको जज करता है, ना आपको डांटता है, ना आपसे कोई कठिन सवाल पूछता है। बस ऐसी बातों को सुनकर उनका एक जवाब देता है, बिना आपके बारे में कोई राय बनाए। आज लोगों के पास सोशल मीडिया पर हजारों लाखों फॉलोअर्स तो हैं, लेकिन एक भी लिसनर नहीं है, यानी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ आपकी बातें सुने। और हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो हमारी बात को ध्यान से सुन ले। दुनिया भर में चैट जीपीटी के 80 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं, और इनमें से लगभग 10 करोड़ यूजर्स हमारे देश भारत में हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एआई से मदद लेना एक भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि एआई में इंसानों की तरह भावनाएं नहीं होती। एआई आपकी बात सुन सकता है लेकिन आपका दुख समझ नहीं सकता। इसलिए जब डिप्रेशन में डूबा एक व्यक्ति एआई से आत्महत्या के बारे में बात करता है तो कई बार एआई के जवाब उसे आत्महत्या करने के लिए और ज्यादा उकसा सकते हैं, और ऐसा होता भी है। समय का चक्र देखिए कि टेक्नोलॉजी को
इंसानों की मदद करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब एक इंसान दूसरे इंसान से मदद मांगने का तरीका भूल चुका है और एआई यानी मशीन को अपना दुख बताकर उससे हिम्मत पाने की उम्मीद करता है। यह हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़े झटके की तरह है, जिसमें हमने एआई को तो लिखना और बोलना सिखा दिया, लेकिन शायद इंसानों को एक दूसरे का दर्द सुनना अब नहीं सिखा पाए हम, और शायद इंसान इस कला को भूल चुके हैं। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम आपको डिकोड का संडे एडिशन दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, हो गया स्टील।